दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस फॉलो कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ नए नए खुलासे इसमें हो रहे हैं और अब तक ये पिक्चर ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि एनसीबी के नेता नवाब मलिक ने क्या कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हाँ, पिक्चर क्यों बाकी है? क्योंकि अभी हालिया दिनों में और ताज़ा बयान आया है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का। उन्होंने ये कहा है कि पिक्चर क्यों बाकी है, क्योंकि अभी रामदास अठावले की एंट्री नहीं हुई है। तो दरअसल रामदास अठावले की एंट्री इस मामले में हो गई है। दूसरी बात यह है कि मुंबई के एनसीबी के जोनल ऑफिसर समीर वानखड़े, जिन्होंने इस पूरे कार्रवाई का जिम्मा लिया था, वो खुद अब जांच के घेरे में आ गए हैं। ये तमाम कुछ मामला हम आपको बताएंगे इस पूरी डिटेल में, लेकिन सबसे पहले आइए आपके सामने केस को थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। तो आपको यहाँ बता दें कि दरअसल 2 अक्टूबर को एक रेड हुई थी कॉर्डेलिया नामी एक शिप पर, जो कि एक क्रूज शिप था और ये मुंबई से गोवा जा रहा था। एनसीबी के 22 अधिकारियों ने उस पर छापा मारा था और उसमें लगभग 10 लोग थे और 10 लोगों में सबसे फेमस चेहरा था आर्यन खान, क्योंकि वो बॉलीवुड के बेटे शाहरुख खान के बेटे हैं। और उसके अलावा 2 और चेहरे थे जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र तो नहीं गई, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा हुई, और उसका नाम था अरबाज सेठ मर्चेंट और दूसरे का नाम था, लड़की थी, मुनमुन धमेचा। तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा में आए आर्यन खान, क्योंकि वो बॉलीवुड से उनका कनेक्शन था। उसके बाद से ही मीडिया का अटेंशन उस पर ज़्यादा हो गया और उस पर लगातार चर्चा होने लगी, बहस होने लगी, क्योंकि आपको पता है कि बॉलीवुड कनेक्शन, मसाला और ड्रग्स का अगर मामला आए और मीडिया चीखम चिल्ली ना करे, ये नहीं हो सकता है। तो इंडियन मीडिया ने खूब धमाल मचाया, खूब तमाशा किया और फाइनली अब नतीजा ये निकल कर सामने आया है कि आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है। 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन है, जैसा कि आप लोगों को पता है, 1965 में पैदा हुए थे दिल्ली में। और अब 2 नवंबर को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मन्नत अपने बंगले में जाकर के अपने पिताजी का जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन उसके पीछे कई सारी कहानियां छूट गई हैं और अब आर्यन खान के बजाय इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं, जी हाँ, वही हमारे समीर वानखड़े जी। और अब समीर वानखड़े सवालों के घेरे में हैं, अब उनको सवालों का जवाब देना है, क्योंकि एनसीबी ने समीर वानखड़े के सिलसिले में जांच के लिए एक विजिलेंस टीम का गठन किया है और उस विजिलेंस टीम के माध्यम से ये साफ हो पाएगा कि क्या समीर वानखड़े वाकई में कोई दोषी हैं और उन्होंने क्या वाकई में आर्यन खान को फंसाने की कोशिश की थी। कि जैसा कि इतना पिक्चर में क्लियर हो गया कि आर्यन खान के पास से न ही किसी तरह का ड्रग्स बरामद हुआ था, ना ही उन्होंने ड्रग को कंज्यूम किया था। अलबत्ता अनन्या पांडे की एक व्हाट्सएप चैट के माध्यम से ये बात कही गई थी कि उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत की थी ड्रग से संबंधित, जबकि बाद में अनन्या पांडे ने इसको पूरी तरीके से कहा ये मजाक था और इसको मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं लिया जाना चाहिए। और हाँ, अरबाज सेठ मर्चेंट के पास से ज़रूर कुछ न कुछ उनके जूते से कथित तौर पर बरामद हुआ था, लेकिन अब वो जांच का विषय है कि क्या वाकई में उनके पास से बरामद हुआ था कि नहीं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस मामले में अरबाज सेठ मर्चेंट को भी जमानत मिल चुकी है, मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिल चुकी है और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी जमानत मिल चुकी है। इतना जानने के बाद आइए आपको असल मुद्दे पर लाते हैं और कहानी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से आपको ये चेहरा याद होगा और आपको ये भी चेहरा याद होगा। ये दोनों चेहरे अगर आपको याद हैं तो ये दोनों चेहरे आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं आपको बताते हैं। बात दरअसल ये है कि ये जो चेहरा है ये शख्स है प्रभाकर सेल और ये जो चेहरा है सेल्फी किंग। इस चेहरे का नाम है केपी गोसावी। दरअसल ये प्राइवेट डिटेक्टिव है। जी हाँ, वही केपी गोसावी जो सेल्फी किंग था, शाहरुख खान के बेटे के साथ उसने सेल्फी खिंचाई थी। और इससे आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि सेल्फी खिंचाना कभी कभी कितना भारी पड़ सकता है। बहरहाल जोक सपाट, इससे आगे बढ़ते हैं। तो इस चेहरे ने क्या कुछ खेल किया है और इस चेहरे ने क्या कुछ खेल किया है, इन दोनों चेहरों ने इस कहानी को एक नए मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया है। तो बात दरअसल ये है कि ये जो शख्स है प्रभाकर सेल, इसने ये खुलासा किया है कि इसके बॉस यानी केपी गोसावी के बारे में बातचीत करते हुए प्रभाकर ने कहा कि केपी गोसावी और सैम डिसूजा नाम के 2 व्यक्तियों के दरमियान में बातचीत हो रही थी और उसने अपने कानों से सुना। और बातचीत क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छुड़वाने के लिए 25 करोड़ का डिमांड किया जाएगा और फाइनली जो सेटलमेंट होगा वो 18 करोड़ पे होगा, क्योंकि कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए समीर वानखड़े को देने हैं। जी हाँ, वही समीर वानखड़े जो कि मुंबई के एनसीबी के जोनल ऑफिसर हैं, जिन्होंने क्रूज शिप पे रेप पार्टी पर रेड डाली थी। अब इतना सामने आना था कि कहानी 360 डिग्री घूम गई और अभी तक जांच और सवालों के घेरे में थे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अब सीधे सीधे जांच और सवालों के घेरे में आ गए हैं, जी हाँ, समीर वानखड़े। अब जब समीर वानखड़े इस सवालों के घेरे में आए तो इससे पहले ही उनके मामले में एक्टिव हो गए थे एनसीपी के नेता नवाब मलिक, क्योंकि एनसीबी वर्सेस एनसीपी मामला चलने लगा था। अब आपको ये बताते हैं कि नवाब मलिक ने दरअसल वानखड़े के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला था। क्या उनसे उनका कोई पर्सनल मामला था, जाती मामला था? तो बात दरअसल ये है कि नवाब मलिक का समीर वानखड़े से कोई पर्सनल मामला नहीं था। हाँ, अलबत्ता उनके डिपार्टमेंट यानी एनसीबी से था। और एनसीबी से क्या था?
क्योंकि आपको याद होगा कि नवाब मलिक के जो दामाद थे समीर खान, जी हाँ, समीर वानखड़े अलग हैं, समीर खान अलग हैं। समीर खान जो है नवाब मलिक के दामाद हैं। तो नवाब मलिक के दामाद समीर खान को एनसीबी ने जनवरी 2021 में ड्रग केस में जेल में बंद कर दिया था और फाइनली सितंबर यानी लगभग 8 महीने के बाद उनको जमानत मिली। अब जाहिर सी बात है, दामाद का मामला था तो नवाब मलिक को तो गुस्सा आना ही था और नवाब मलिक ने पूरी तरीके से अपनी एनर्जी खर्च कर दी किसके ऊपर, एनसीबी के ऊपर। और जाहिर सी बात है, इस वक्त एनसीबी में जो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे वो समीर वानखड़े थे, तो गाज तो समीर वानखड़े पर ही गिरनी थी। और समीर वानखड़े पर ऐसा भी कहा जाता है कि उनको लाइमलाइट में रहने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। अभी बिल्कुल नौजवान हैं, यंग हैं, 2 शादियाँ कर चुके हैं, लेकिन उनको लाइमलाइट में रहने का ज़्यादा शौक़ है। तो यही वजह है कि नवाब मलिक ने सीधे सीधे प्रहार कर दिया किन पर, समीर वानखड़े पर। और यही नहीं, नवाब मलिक ने कई सारे आरोप लगाए हैं समीर वानखड़े पर। एक आरोप तो ये लगाया कि दरअसल समीर वानखड़े जन्मजात मुसलमान हैं, उन्होंने धोखा दे करके दलित बन करके अपनी नौकरी हासिल की है एक, और उन्होंने इसके सबूत में उनके निकाह का यानी पहली पत्नी के साथ उनके निकाह का निकाहनामा सार्वजनिक कर दिया। उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है समीर दाऊद वानखड़े। तो समीर दाऊद वानखड़े, जाहिर सी बात है एक मुसलमान नाम लगता है। तो यही वजह है कि इसको लेकर के उन्होंने आधार बनाया और ये कहा कि दरअसल इन्होंने मुसलमान लड़की से निकाह किया मुसलमान बन करके, और फिर उसके बाद में जब इनको IRS की नौकरी मिलनी थी तो उसके बाद उन्होंने हिंदू बन गए और एक तरीके से हिंदू बन करके, दलित बन करके उन्होंने इस नौकरी को हासिल किया। तो ये एक आरोप लगाया और उसके मामले में उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्स खंगाल डाले। नवाब मलिक ने पर्सनली एक तरीके से उन्होंने इस चीज़ को ले लिया। इसके अलावा इस मामले में नवाब मलिक ने एक नाम और लिया जिसका नाम था मनीष भानुशाही। मनीष भानुशाही दरअसल एक बीजेपी का वर्कर है और उस पर यह आरोप है कि दरअसल जब वो एक बीजेपी का वर्कर है तो एक प्रोफेशनल टीम जो कि एनसीबी की प्रोफेशनल टीम होती है उसके साथ क्या कर रहा था, और वो भी जिस तरीके से एनसीबी के अफसर किसी को गिरफ्तार करके लेकर के आते हैं इसी तरीके से वो शख्स, यानी आपको याद होगा ये अरबाज सेठ मर्चेंट को किस तरीके से पकड़ करके मनीष भानुशाही लेकर के आ रहा है। तो दरअसल उसका इस कनेक्शन से इतना डीप क्या लेना देना है, इतना गहराई के साथ क्या लेना देना है। इसके अलावा उन्होंने केपी गोसावी का नाम लिया था और कहा था ये केपी गोसावी कौन है, दरअसल ये सेल्फी ले रहा है आर्यन खान के साथ और वो भी उस तरीके से मिला हुआ है। और फिर एक बात सामने आई थी कि केपी गोसावी और मनोज भानुशाही दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन जब दोनों की एक साथ तस्वीर सामने आ गई तो एक और संदेह पैदा हो गया। दरअसल इस मामले में कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और फाइनली अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दरअसल समीर वानखड़े उन पर एक्सटॉर्शन का आरोप लगा है और एक्सटॉर्शन अच्छा खासा करने का। खबर इसलिए ज़्यादा यहाँ पर अहम हो जाती है क्योंकि बात यहाँ पर किसी के खिलाफ कार्रवाई करने या ना करने की नहीं है या किसी दूसरे के इन्वॉल्वमेंट या अनइन्वॉल्वमेंट की नहीं है, बल्कि बात यहाँ पर यह है कि एनसीबी जैसा एक प्रोफेशनल शोबा वो एक तरीके से उसके साख दांव पर लगी हुई है और कह सकते हैं कि अगर ये तमाम आरोप सिद्ध होते हैं तो ये कहा जा सकता है कि ये एक तरीके से उगाही का अड्डा बन गया है एनसीबी की नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। उसका काम है ड्रग्स से संबंधित तमाम चीज़ों को रोकथाम करना, तो फिर उसका असर बहुत ही व्यापक पैमाने पर पड़ेगा। ये तो बहुत ही सीरियस और संजीदा बात है। इसके अलावा समीर वानखड़े पर तीसरा आरोप ये लगता है जो केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने लगाया। प्रभाकर का ये कहना है कि समीर वानखड़े जी ने उनसे ज़बरदस्ती 8 से 10 कोरे कागज़ पर साइन लिए और उनको ज़बरदस्ती आर्यन केस में गवाह बनाया। ये प्रभाकर का आरोप है समीर वानखड़े पर। इन तमाम डिटेल्स को प्रभाकर ने न सिर्फ मीडिया को बताया बल्कि कोर्ट में एफिडेविट देकर तमाम तरह की जानकारी सबमिट की है। जब प्रभाकर का इस तरह का आरोप सामने आया तो नवाब मलिक फिर कैरेक्टर में दोबारा से सामने आ गए और नवाब मलिक ने एक फ़ोटो शेयर किया और ट्वीट करके ये पूछा कि दरअसल ये लेडी डॉन कौन है। और लेडी डॉन कौन है? जास्मीन वानखड़े। जी हाँ, जास्मीन वानखड़े दरअसल ये समीर वानखड़े की बहन है और ये एक ऐसे व्यक्ति लेचर पटेल नाम के एक ऐसे व्यक्ति के साथ फ़ोटो में दिख रही हैं जो कि खुद आर्यन खान के इस पूरे केस का गवाह है। तो अब ये सोचिए कि उनके कह सकते हैं कि फैमिली मेम्बर्स के साथ वो गवाहों के साथ फ़ोटो सामने आ रहे हैं, यानी आपस में एक दूसरे के सब लिंक हैं। तो इसी वजह से लोगों का शक और गहराता है कि कहीं ना कहीं समीर वानखड़े कथित तौर पर इन तमाम केस में मिले हुए हैं और वाकई में ऐसा लगता है कि एक्सटॉर्शन का मामला चल रहा है। बहरहाल इन तमाम केस की एनसीबी की विजिलेंस टीम जांच कर रही है। जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि दरअसल कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है और ये तमाम पूरा मामला क्या है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पॉलिटिकल इशू सामने आ गया है और अब पॉलिटिकल एंगल पे देखते हैं और पॉलिटिकल एंगल ये है कि नवाब मलिक वर्सेस अब बीजेपी हो गया है, क्योंकि नवाब मलिक एनसीपी के नेता हैं और महाराष्ट्र में चल रही अघाड़ी सरकार में मंत्री हैं और रामदास अठावले जो वर्सेस आ गए हैं वो दरअसल केंद्र में मंत्री हैं।
तो अब ये मामला आर्यन केस से बढ़ करके एनसीबी वर्सेस एनसीपी हो गया था, फिर अब ये एनसीपी वर्सेस बीजेपी हो गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मामला आखिर कहाँ जा कर के रुकेगा। हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, कोई भी अपडेट होगी हम आपको ज़रूर देंगे। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।